सो इस वीडियो में हम देखते हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक को, स्पेशली कि टिश्यू कल्चर का टेक्निक जो है, जिस चीज़ से पहले हमने इंस्ट्रूमेंट की ऊपर बात की डिफरेंट की, उस वीडियो का कंटिन्यूएशन में ये पार्ट 2 है। तो इसको गौर से देखें, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले टिश्यू कल्चर के एक प्रोसेस को जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम एक प्लांट सेलेक्ट करते हैं या प्लांट के एक पार्ट को हम क्या करते हैं सेलेक्ट करते हैं। लेट सपोज ये हमारे पास प्लांट है, तो उस प्लांट के जो एपिकल पार्ट्स होते हैं, लाइक इसका क्या है एपिकल बड है यहाँ पे, तो इसकी एपिकल बड को काटते हैं। अच्छा, एपिकल बड को क्यों काटते हैं? एपिकल बड वो सेल्स होते हैं जो मेरिस्टेमेटिक in नेचर होते हैं, जो कंटिन्यूसली डिवाइड हो रहे हैं, जिसके अंदर अभी डिविजनल कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो हमें तो वो सेल्स चाहिए जो डिवीजन कर सके, जो आगे जो है हमारे पास नए सेल्स बन सके, नए प्लांट्स उनसे बन सके। तो हम उनको क्या करते हैं, वो उस तरह के सेल्स हमें चाहिए। इसी वजह से हम एपिकल सेल्स रिमूव करते हैं। एपिकल सेल्स क्यों रिमूव करते हैं? क्योंकि यहाँ पे एक्टिव सेल डिवीजन स्टार्ट है। तो हमें, आपको पता है कि हमें वो सेल्स चाहिए जो फ्यूचर में किसी काम के हो, फ्यूचर में उनसे बहुत सारे सेल्स बने, ग्रोथ करे, केयरलेस बने और एक नया प्लांट उनसे डेवलप हो। तो एक्सप्लांट, वो जो सेल्स आप यहाँ से रिमूव करते हैं, वो जो टुकड़ा आप प्लांट का रिमूव करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इस टुकड़े को हम एक्सप्लांट कहते हैं, जो आप सबसे पहले रिमूव करते हैं। ये हमारे पास आमतौर पर एपिकल बड होता है एंड हेल्थी, ये दो कंडीशन जो है वो हेल्थी एपिकल बड है, ज़्यादातर एपिकल बड को हम रिमूव करते हैं एंड वो हेल्थी नेचर का होता है। ऐसे आप नहीं कर सकते कि एक मुर्दा प्लांट है, एक मुरझाया हुआ प्लांट देख रहे हैं, उससे आप ये रिमूव करें, तो वो सेल्स जो है एक्टिव नहीं है, वो ग्रोथ अच्छी नहीं करेंगे। ठीक है। सेकंड जो स्टेप है, आपने एक प्लांट यहाँ से लेट सपोज आपने रिमूव किया, इसके कुछ सेल्स आपने रिमूव कर लिए। यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं कि आपने एक्सप्लांट तो रिमूव किया, कुछ टिश्यूज आपने रिमूव किए हुए हैं जिसको हम एक्सप्लांट कहते हैं। अभी उसको आप क्या करेंगे, इसके बाद स्टेरलाइज करेंगे। स्टेरलाइज जिस तरह हमारे पास कुछ केमिकल्स होते हैं, केमिकल के साथ उसको धोते हैं ताकि उससे क्या माइक्रोब्स उससे रिमूव हो जाए, माइक्रोब्स उससे क्या हो जाए, माइक्रोब्स अलग हो जाए, फ्यूचर में इसको कोई नुकसान ना हो। अगर माइक्रोब्स के साथ आप इसको ग्रो करना चाहें तो फिर वो प्लांट जो है वो आप कामयाब नहीं हो सकते, आप नाकामी होंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे माइक्रोब्स जो है इसको इन्फेक्ट करेंगे। इसके बाद आपने जो एक्सप्लांट दिया, स्टेरलाइजेशन के बाद इसको कल्चर मीडियम में कन्वर्ट करेंगे। ये हमारे पास डायग्राम में भी आप देख सकते हैं। स्टेरलाइजेशन का स्टेप यहाँ पे नहीं है, मैं यहाँ पे स्टेरलाइजेशन का स्टेप अपनी तरफ से एस के नाम से डालता हूँ। तो नेक्स्ट नंबर 2 स्टेज पे यहाँ पे डायग्राम में जो है वो हमारे पास दिखाया गया है मीडियम जो है, ये असल में इसके अंदर फाइटो हार्मोन्स मतलब प्लांट हार्मोन्स इसके अंदर मौजूद है, साइटोकाइनिन, ऑक्सीन, और इसके अलावा ये न्यूट्रिएंट्स रिच मीडियम है, मतलब इसके अंदर वो सारी न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जो प्लांट्स को एसेंशियली ज़रूरी है, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए एसेंशियल है, जो रिक्वायर्ड है, राइट। वो मीडिया, वो सारी चीज़ें इसके अंदर है। तो आपने जो सेल्स रिमूव किए, फिर स्टेरलाइज किए, उन सेल्स को आप क्या करते हैं, एक प्रॉपर टेम्परेचर में जो इसको चाहिए, जो पहले हमने अपरेटस की बात की, और इनक्यूबेटर वगैरह के जरिए टेम्परेचर सेट करके आप इस मीडियम में उन सेल्स को क्या करते हैं, रख लेते हैं। उस मीडियम के अंदर उन सेल्स को क्या करते हैं, रख लेते हैं। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये तो स्टेप नहीं है लेकिन इसको आप समझना है, समझने वाली बात है कि स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ मीडियम, मतलब जो मीडियम यहाँ पे हम तैयार करते हैं, यहाँ पे जो मीडियम है उस मीडियम को आप रैंडम ना समझे, मतलब इसका ये है कि आप रैंडमली हर एक के लिए एक ही मीडियम तैयार नहीं करेंगे। हर प्लांट के लिए कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसके लिए स्पेशल न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं। तो आप जब भी अगर एक डिफरेंट स्पीशीज़ के ऊपर ये काम कर रहे हैं तो डिफरेंट स्पीशीज़ के लिए डिफरेंट मीडियम तैयार करेंगे, डिफरेंट मीडियम तैयार करेंगे। अब यहाँ पे कुछ दो वर्ड्स है ट्रायल एंड एरर का, तो ये इसका मतलब ये है कि आपको तो हर एक प्लांट का नहीं पता कि इसका मीडियम क्या है, तो फिर आप ट्रायल एंड एरर से काम लेंगे। मतलब ये है कि आप एक काम करेंगे, अगर आप फेल हो गए तो आप दूसरा तरीका इख्तियार करेंगे, न्यूट्रिएंट्स का मकदार किसी का कम करेंगे, किसी का ज़्यादा करेंगे। अगर आप फिर फेल हो गए तो आप इस तरह से कम ज़्यादा करके न्यूट्रिएंट्स को तब्दील करके बार बार इसका जो है आप मालूम करेंगे आखिरकार। तो ट्रायल करेंगे, इसका एरर होगा, फिर ट्रायल फिर एरर, आखिरकार आप कामयाब हो जाएंगे। तो वो तरीका जो है वो असल में ये डिस्कवरी है जब आप नए सिरे से काम करते हैं। और ज़्यादातर जो न्यूट्रिएंट मीडियम है उनका पता है जिन प्लांट्स के ऊपर आमतौर पर काम किया जाता है। तो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट का मतलब ये है। अच्छा, 3 नंबर के बाद हमारे पास है, अगर आपने एक न्यूट्रिएंट रिच मीडियम में सेल्स को डाला है तो इसके बाद वो सेल्स क्या करते हैं,
वो केलस बना लेते हैं। केलस किस तरह बनाते हैं? केलस जो है असल में ये जो सेल्स आपने इधर रखे थे उनमें से हर सेल डिवीजन स्टार्ट करता है। तो एक सेल जो डिवीजन स्टार्ट करता है वो एक टाइम पे ग्रुप ऑफ सेल यहाँ पे बना लेता है। वो जो ग्रुप ऑफ सेल होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ग्रुप ऑफ सेल क्या है हमारे पास, ये ग्रुप ऑफ सेल जो यहाँ पे देख रहे हैं ये एक ही सेल से बने हैं। तो ये ग्रुप ऑफ सेल अब क्या कहलाता है? ये केलस कहलाता है। केलस एक ऐसा ग्रुप ऑफ सेल होता है जो अनडिवाइडेड होता है, अनडिफ्रेंशिएटेड होता है। उसके अंदर ब्रांचेस, लीव्स, रूट्स वगैरह नहीं है, बल्कि एक मास ऑफ सेल होता है। तो इस अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल को हम क्या कहते हैं? अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल को हम केलस ही कहते हैं, राइट। इसके बाद क्या होता है? केलस फॉर्मेशन। केलस फॉर्मेशन में ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ अभी भी इस मीडियम के अंदर प्रेजेंट है, सारी चीज़ मीडियम के अंदर प्रेजेंट है। शूट फॉर्मेशन, नेक्स्ट हमारे पास है शूट फॉर्मेशन। अच्छा, यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं इसके अंदर कि ये प्लांट्स जो है इसके अंदर प्लांट्स को दो चीज़ें चाहिए, एक रूट्स चाहिए, एक शूट चाहिए। तो आप रूट्स और शूट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक क्या करते हैं? ऑक्सीजन एंड साइटोकाइनिन हार्मोन से ये हेल्प लेते हैं। लेट्स सपोज ये डायग्राम में आप देख रहे हैं साइड पे, तो अगर आपने मीडियम के अंदर हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन रखा हुआ है एंड साइटोकाइनिन कंसंट्रेशन इसके अंदर कम है, तो फिर इसकी रूट्स का जो है डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा, प्लांट्स के रूट्स बन जाएंगे। एंड अगर आपने ऑक्सीजन साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन को रेशो जो है वो अलग रखा, मतलब ये है कि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम किया, साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा किया, तब इसके अंदर शूट्स डेवलप होंगे। तो आप दो डिफरेंट स्टेजेस पे ये काम करेंगे। पहले इसके रूट्स के डेवलपमेंट के लिए हार्मोन्स के अप्लाई करेंगे एंड आफ्टर दैट शूट्स की डेवलपमेंट के लिए, तो तब प्लांट जो है वो नॉर्मल हो जाएगा, प्लांट्स हमारे पास क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि यहाँ तक जो है आपने इनक्यूबेटर के अंदर ये काम कर लिया, इनक्यूबेटर के अंदर आपने ये प्लांट्स डेवलप कर लिए। पहले सबसे पहले हमारे पास एक टिश्यू था, वो एक टिश्यू जो आपने लिया हुआ था वो केलस में कन्वर्ट हो गया एंड देन आपने जो है केलस में कन्वर्ट होने के बाद उसके ऊपर शूट्स निकल आए, रूट्स निकल आए, और इस तरह छोटे छोटे प्लांट्स आपको अब दिख रहे हैं, ठीक है, ये छोटे छोटे प्लांट्स हैं। अब ये हमारे पास प्लांटलेट है। क्या है? अब पहले एक्स प्लांट हम कहते थे, एक्स प्लांट, अब पहले एक्स प्लांट, इसके बाद सेल्स थे या टिश्यूज थे, यानी कि इसके बाद केलस। अब हमारे पास प्लांटलेट्स है, प्लांटलेट है, ठीक है। तो प्लांटलेट के केलस से बनता है। केलस के बाद हमारे पास क्या है? केलस है, यहाँ डायग्राम से भी आप देख सकते हैं, केलस से प्लांटलेट बना हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये थोड़ी सी इसके ऊपर राइटिंग हुई। तो ये हमारे पास क्या है? ये प्लांट जो है हमारे पास है, प्लांटलेट है। तो हमने प्लांटलेट के ऊपर भी बात की। अब नेक्स्ट जो है वो क्या है? ये प्लांटलेट जो आपके पास थे, जो प्लांटलेट आपके पास थे, अब उन प्लांटलेट को आप क्या करते हैं? ट्रेज में ट्रांसफ़र करते हैं, जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा है। तो आप ट्रेज में, और एक और बात भी ये है कि ट्रेज में जहाँ पे न्यूट्रिएंट ज़्यादा है वो फ्लास्क होते हैं, मतलब ये है कि इसके ऊपर एक फ्लास्क प्रेजेंट होता है। इस तरह वो फ्लास्क क्या करता है कि इसको उसको डिहाइड्रेशन से बचाता है। अच्छा, एक और बात भी इम्पोर्टेंट है, समझने वाली है, कि जो नए प्लांट आपके पास बन जाते हैं जो अभी इस फ्लास्क के अंदर है, वो फ्लास्क के अंदर क्यों डालने चाहिए या आप क्यों डालते हैं? इसको डालना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको पता हो कि हमारे पास ये जो नए प्लांट्स बन जाते हैं उसके लीव्स के ऊपर क्यूटिकल लेयर जो आमतौर पर डिहाइड्रेशन या ट्रांसपायरेशन को रोकती है वो डेवलप नहीं होती। तो आप क्या करते हैं? फ्लास्क इसके ऊपर रखा हुआ है, और इसके बाद लास्ट स्टेज जो है वो आप यही करते हैं कि डी फ्लास्किंग करते हैं, मतलब फ्लास्क से अलग करते हैं ताकि इसके ऊपर क्यूटिकल डेवलप हो जाए। और जब क्यूटिकल डेवलप हो जाए तो इसको हम कहते हैं हार्डनिंग ऑफ प्लांट। आप अपने प्लांट को हार्डन किया, प्लांट को आप एनवायरनमेंट के साथ आपने एडजस्ट कर लिया, तब इसके बाद आप इस प्लांट को फील्ड में क्या करते हैं? पहुंचाते हैं, फील्ड में रखते हैं। तो वीडियो मेरे ख्याल में बड़ी नहीं है, अगर आपने थोड़ा गौर से सुना होगा, मैंने कोशिश की एक्सप्लेन करने की। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ चुकी है। फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी का ये टॉपिक है, तो आपको ये टॉपिक जो है क्लियर होना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।